आप सभी को नमस्कार। द साइकोलॉजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की सेकंड क्लास करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस हमारी आगामी परीक्षाओं जैसे कि एसटेट, सीटेट, केवीएस, एनवीएस आदि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसी भी बच्चे को उचित वातावरण एवं व्यवहार देकर उसे इच्छित दिशा में मोड़ा जा सकता है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की परिभाषा से मिलती जुलती है? वुडवर्थ की, कोहलर की, स्किनर की, वाटसन की। तो किसी भी बच्चे को उचित वातावरण एवं व्यवहार देकर उसे इच्छित दिशा में मोड़ा जा सकता है, तो यह परिभाषा जिस मनोवैज्ञानिक की परिभाषा से मिलती जुलती है वो है हमारे वाटसन की। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वाटसन के बारे में। जॉन रॉड वाटसन 9 जनवरी 1878 में इनका जन्म हुआ और 25 सितंबर 1958 में इनकी मृत्यु हुई। ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यवहारवाद के वैज्ञानिक सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया, इसे एक मनोवैज्ञानिक स्कूल के रूप में स्थापित किया। वाटसन ने मनोवैज्ञानिक अनुशासन में इस बदलाव को कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपने 1913 के पते के माध्यम से मनोविज्ञान को व्यवहारवादी विचार के रूप में शीर्षक दिया। अपने व्यवहारवादी दृष्टिकोण के माध्यम से वाटसन ने जानवरों के व्यवहार, बच्चे के पालन और विज्ञापन पर शोध किया। साथ ही साथ विवादास्पद लिटिल अल्बर्ट प्रयोग और कर्ल पंख प्रयोग का संचालन किया। वह 1910 से 1915 तक मनोवैज्ञानिक समीक्षा के संपादक भी थे और 2002 में प्रकाशित जर्नल साइकोलॉजी सर्वेक्षण की समीक्षा वाटसन को 20वीं शताब्दी के 17वें सबसे उद्धृत मनोवैज्ञानिक के रूप में स्थान दिया गया। और यहाँ पे एक नाम आया है लिटिल अल्बर्ट। लिटिल अल्बर्ट ये वाटसन, जॉन रॉड वाटसन थे, उनके बेटे थे और इन्हीं पे उन्होंने एक प्रयोग किया था। वाटसन ने इस प्रयोग में अपने बेटे अल्बर्ट जिसकी एज थी 11 महीने, उन्होंने अपने बेटे अल्बर्ट के सामने एक बालों वाला खिलौना और एक डरावनी आवाज या ध्वनि दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया। ऐसा करने पर अल्बर्ट डरकर रोने लगा। कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा कि अल्बर्ट के सामने जब भी कोई बालों वाली वस्तु या कोई चीज या खिलौने टाइप की कोई भी चीज लाई जाती तो अल्बर्ट डरकर रोने लगता। यह सब कुछ अनुबंधन के कारण हुआ। तो ये थे हमारे वाटसन। तो किसी भी बच्चे को उचित वातावरण एवं व्यवहार देकर उसे इच्छित दिशा में मोड़ा जा सकता है। यह परिभाषा जिस मनोविज्ञान की परिभाषा से मिलती जुलती है वो है हमारे वाटसन की। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, वाटसन की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ? गेस्टाल्ट संप्रदाय का, प्रेरक संप्रदाय का, मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय का, सचार्यवाद संप्रदाय का। तो 1912 में जिस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ वो है हमारा गेस्टाल्ट संप्रदाय का। बात करते हैं गेस्टाल्ट संप्रदाय की। तो गेस्टाल्ट संप्रदाय या स्कूल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की स्थापना जर्मनी में मैक्स वर्दाइमर द्वारा 1912 ईस्वी में की गई। इस संप्रदाय स्कूल के विकास में दो अन्य मनोवैज्ञानिकों कर्ट कोफा 1887 से 1941 तथा वोल्फगैंग कोहलर 1887 से 1967 ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस स्कूल की स्थापना वुंट व टिचनर की आणविक विचारधारा के विरोध में हुआ था और इस संप्रदाय का मुख्य बल व्यवहार में संपूर्णता के अध्ययन पर है। इस स्कूल में अंश की अपेक्षा संपूर्ण पर बल देते हुए बताया कि यद्यपि सभी अंश मिलकर संपूर्णता का निर्माण करते हैं, परंतु संपूर्णता की विशेषताएं अंश की विशेषताओं से भिन्न होती हैं। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने इसे गेस्टाल्ट की संज्ञा दी, जिसका अर्थ प्रारूप, आकार या आकृति बताया। इस स्कूल द्वारा प्रत्यक्षण के क्षेत्र में प्रयोगात्मक शोध किए गए हैं, जिससे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का नक्शा ही बदल गया। प्रत्यक्ष के अतिरिक्त इन मनोवैज्ञानिकों ने सीखना, चिंतन तथा स्मृति के क्षेत्र में काफी योगदान दिया, जिसने शिक्षा मनोविज्ञान को अत्यधिक प्रभावित किया।
तो ये हमारा गेस्टाल्ट संप्रदाय या स्कूल ऑफ गेस्टाल्ट। तो 1912 में जिस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ वो है हमारा गेस्टाल्ट संप्रदाय का। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, गेस्टाल्ट संप्रदाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वुडवर्थ के अनुसार अंतर्दृष्टि किस प्रकार की दृष्टि होती है? पश्चात दृष्टि, पूर्व दृष्टि व पश्चात दृष्टि दोनों, उपरोक्त सभी। तो वुडवर्थ के अनुसार अंतर्दृष्टि जिस प्रकार की दृष्टि होती है वो होती है हमारी पूर्व दृष्टि व पश्चात दृष्टि दोनों। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, पूर्व दृष्टि एवं पश्चात दृष्टि दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? कोफा के द्वारा, वर्डाइमर के द्वारा, कोहलर के द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो चिंपैंजियों पर प्रयोग जिसके द्वारा किया गया वो है हमारे कोहलर के द्वारा। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, कोहलर के द्वारा। तो बात करते हैं कोहलर के बारे में। तो कोहलर का जन्म 1887 में टेलिन में हुआ था, जिसे तब रेवल कहा जाता था। हालांकि यह शहर रूसी साम्राज्य से संबंधित था। उनका परिवार जर्मन मूल का था, इसलिए कि उनके जन्म के तुरंत बाद वे इस यूरोपीय देश में चले गए। अपनी शिक्षा के दौरान इस मनोवैज्ञानिक ने कई महत्वपूर्ण जर्मन विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया, जिसमें ट्यूनिंग, बॉन में एक और बर्लिन में एक भी शामिल है। उत्तरार्ध में उन्होंने कार्लस्टम के साथ डॉक्टरेट की थीसिस पूरी की, जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में उस समय के सबसे महत्वपूर्ण शोधकर्ताओं में से थे। साइकोलॉजी के क्षेत्र में कोहलर का मुख्य योगदान उस समय से उत्पन्न हुआ जब उन्होंने टिफनी में चिंपैंजियों के समुदाय का अध्ययन किया। इस शोधकर्ता ने जानवरों के साथ कई प्रयोग किए ताकि यह समझा जा सके कि सबसे विकसित जानवरों में बुद्धि या समस्या को हल करने की प्रक्रिया कैसे होती है। तो ये हमारे कोहलर। तो चिंपैंजियों पर प्रयोग जिनके द्वारा किया गया वो हमारे कोहलर के द्वारा। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, कोहलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोहलर द्वारा चिंपैंजियों पर किया गया प्रयोग किससे संबंधित था? सूझ से, अंतर्दृष्टि से, अंतर्दृष्टि तथा सूझ दोनों से, उपरोक्त सभी से। तो कोहलर द्वारा चिंपैंजियों पर किया गया प्रयोग जिससे संबंधित था वो है हमारी अंतर्दृष्टि तथा सूझ दोनों से। तो हम बात करते हैं अंतर्दृष्टि तथा सूझ, ये हमारी होती क्या है? तो ये कोहलर जो थे गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे, तो इन्होंने चिंपैंजी और मनुष्य पर प्रयोग करके अंतर्दृष्टि और जो सूझ का सिद्धांत वो दिया था। इनके इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग व्यक्ति समस्या के समाधान हेतु भिन्न भिन्न तरीकों से परिस्थितियों का अवलोकन करता है। यानी कि जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तब हम हर तरफ से, हर डायरेक्शन में उसे देखते हैं और अचानक से हमारे दिमाग में एक सूझ, सॉल्यूशन आ जाती है। और अतः इस सूझ अचानक होती है और इसके लिए अभ्यास मीन्स की प्रैक्टिस होती है ना, उसकी जरूरत नहीं होती। सीखने वाले व्यक्ति में सूझ उत्पन्न होते ही वह सही अनुक्रिया करता है और सीख लेता है। और अंतर्दृष्टि की प्रक्रिया 4 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले हमारे सामने कोई समस्या आती है, फिर अंतर्दृष्टि मीन्स की उस समस्या को लेकर हमारे दिमाग में बहुत से नए विचार आते हैं और उसके बाद उन विचारों के अकॉर्डिंग हम एक सॉल्यूशन सिलेक्ट कर लेते हैं जिसे हम सूझ कहते हैं, और उस सूझ सॉल्यूशन के द्वारा ही हमारी समस्या का समाधान होता है। मीन्स कि हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। तो ये हमारा अंतर्दृष्टि तथा सूझ का सिद्धांत जो कि दिया था कोहलर ने। तो कोहलर द्वारा चिंपैंजियों पर किया गया प्रयोग जिससे संबंधित था वो हमारी अंतर्दृष्टि तथा सूझ दोनों से। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंतर्दृष्टि तथा सूझ दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कार्ल रोजर्स द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। पर्यावरणीय सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्ल रोजर्स के बारे में। कार्ल रैनसम रोजर्स 8 जनवरी 1902 को इनका जन्म हुआ और 4 फरवरी 1987 में इनकी मृत्यु। अमेरिका के एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक थे।
मनोचिकित्सा में मानवीय संवेदना को स्थान देने के लिए प्रसिद्ध हैं और उपचारार्थी केंद्रित मनोचिकित्सा नामक मानसिक रोगों के निवारण की एक मनोवैज्ञानिक विधि कार्ल रोजर्स द्वारा प्रतिपादित की गई है। रोजर्स का स्वयंवाद प्रसिद्ध है, जो अधिकांशतः उपचार प्रक्रिया या परिस्थितियों से उद्भूत पद्धतों पर अवलंबित है। रोजर्स की मूल कल्पनाएं स्व विकास, स्व ज्ञान, स्व संचालन, बाह्य तथा आंतरिक अनुभूतियों के साथ परिचय, सूझ का विकास करना, भावों की वास्तविक रूप में स्वीकृति इत्यादि संबंधी है। वस्तुतः व्यक्ति में वृद्धि, विकास, अभियोजन एवं स्वास्थ्य लाभ तथा स्वस्फुटन की स्वाभाविक वृत्ति होती है। मानसिक संघर्ष तथा संवेगात्मक क्षोभ इस प्रकार की अनुभूति में बाधक होते हैं। इन अवरोधों का निवारण भावों के प्रकाशन और उनको अंगीकार करने से सूझ के उदय होने से हो जाता है। इस विधि में ऐसा वातावरण उपस्थित किया जाता है कि रोगी अधिक से अधिक सक्रिय रहे, मीन्स कि जो रोगी होता है, हमारा पेशेंट होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहे। वह स्वतंत्र होकर उपचारक के सम्मुख अपने भावों, इच्छाओं तथा तनाव संबंधी अनुभूतियों का अभिव्यक्ति करे और उद्देश्य प्रयोजन को समझे और संरक्षण के लिए दूसरे पर आश्रित न रहे। मीन्स कि वो बिल्कुल फ्री हो कि आप उसके माइंड में जो उसके अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, तो वो सामने रख सके अपनी बात को और उस प्रयोजन को समझे और संरक्षण के लिए, मीन्स कि इन चीज़ों के संरक्षण के लिए दूसरों पर आश्रित न रहे, निर्भर न रहे। इसमें स्वयं संरक्षण अथवा अपनी स्वयं देख रेख आवश्यक होती है। उपचारक परोक्ष रूप से बिना हस्तक्षेप के रोगी को वस्तुस्थिति की चेतना में केवल सहायता देता है, जिससे उसके भावात्मक, ज्ञानात्मक क्षेत्र में प्रौढ़ता आए। यह निर्देश नहीं देता और न तो स्थिति की व्याख्या ही करता है। तो ये हमारे कार्ल रोजर्स। तो कार्ल रोजर्स द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया वो है हमारा पर्यावरणीय सिद्धांत। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पर्यावरणीय सिद्धांत, जो कि प्रतिपादित किया गया कार्ल रोजर्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आलपोर्ट किस व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे? पर्यावरणीय व्यवस्था, सहचर्यवाद व्यवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं, आत्म बिंदु रेखीय व्यवस्था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आलपोर्ट के बारे में। गार्डनर आलपोर्ट विलार्ड, 11 नवंबर 1897 में इनका जन्म हुआ और 9 अक्टूबर 1967 में इनकी मृत्यु। यूएसए के एक मनोवैज्ञानिक थे। व्यक्तित्व पर ध्यान केंद्रित करने वाले पहले कुछ मनोवैज्ञानिकों में उनकी गिनती होती है, इसलिए उनकी गणना व्यक्तित्व मनोविज्ञान के संस्थापकों में होती है। तो आलपोर्ट जो थे, इन्होंने ना व्यक्तित्व के शील गुणों का एक सिद्धांत दिया था। ये ऑस्टिन मनोवैज्ञानिक थे। 1961 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, जो था व्यक्तित्व के शील गुणों का सिद्धांत। आलपोर्ट का शील गुण सिद्धांत मीन्स की जो पर्सनैलिटी ट्रेट थ्योरी ऑफ आलपोर्ट। आलपोर्ट ने 1937 में व्यक्तित्व की 49 परिभाषाओं का विश्लेषण करके अपनी जो सर्वश्रेष्ठ परिभाषा थी वो दी थी। और आलपोर्ट के अकॉर्डिंग व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है, जो व्यक्तित्व को उसके वातावरण से अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। जिस प्रकार से सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व पर्सनैलिटी के निर्धारण में मूल प्रवृत्तियों को महत्व दिया, उसी प्रकार से आलपोर्ट ने व्यक्तित्व के निर्धारण में शील गुणों को महत्व दिया। तो ये हमारे आलपोर्ट। तो आलपोर्ट जिस व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे वो है हमारी आत्म बिंदु रेखीय व्यवस्था। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, आत्म बिंदु रेखीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आलपोर्ट ने सर्वप्रथम किन गुणों से संबंधित विश्लेषण किया? अंतर्दृष्टि से संबंधित गुणों का, व्यवहारिक गुणों का, व्यक्तित्व संबंधी गुणों का, उपरोक्त सभी का। तो आलपोर्ट ने सर्वप्रथम जिन गुणों से संबंधित विश्लेषण किया वो है हमारा
व्यवहारिक गुणों का। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, व्यवहारिक गुणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? अशुद्ध विज्ञान, आंशिक विज्ञान, शुद्ध विज्ञान, उपरोक्त सभी। तो जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को जिस प्रकार का विज्ञान माना है वो है हमारा उपरोक्त सभी। मीन्स की अशुद्ध विज्ञान, आंशिक विज्ञान और शुद्ध विज्ञान तीनों, तो ये सभी। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बालक के विकास का अध्ययन हमें यह जानने योग्य बनाता है कि क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? क्रो एंड क्रो का, ब्राउन का, क्लिफोर्ड का, स्कीनर का। तो बालक के विकास का अध्ययन हमें यह जानने योग्य बनाता है कि क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं। मीन्स की बच्चे के जो डेवलपमेंट, जो विकास की जो प्रक्रिया होती है उसकी स्टडी, उसका अध्ययन हमें यह जानने योग्य बनाता है कि हमें बच्चे को क्या पढ़ाना चाहिए और कैसे पढ़ाना चाहिए। और यह कथन जिस मनोवैज्ञानिक का है वो है हमारे क्लिफोर्ड का। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्लिफोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। मुझे स्टूडेंट दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की जो परिभाषा है वो है हमारी, किसी व्यक्ति के जन्म से लेके वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। मीन्स की जो इंसान के जो जन्म से लेके वृद्धावस्था तक के उसके अधिगम के जो अनुभव, मतलब कि जो उसने सीखा होता है अपने जन्म से लेके जो वृद्धावस्था तक के जो उसके अधिगम, जो सीखने के द्वारा जो उसे उसके जो लाइफ टाइम के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसकी बेस पे जो उसकी थिंकिंग होती है, धारणा होती है, वो ही कहलाता है मनोविज्ञान। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मनोविज्ञान के संबंध में स्कीनर की परिभाषा है। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो मनोविज्ञान के संबंध में स्कीनर की जो परिभाषा है वो है हमारी, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मुझे विद्यार्थी दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। मनोविज्ञान आचरण का यथार्थ विज्ञान है। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की जो परिभाषा है वो हमारी, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मनोविज्ञान के संबंध में स्कीनर की परिभाषा है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कीनर के बारे में। तो स्कीनर जो थे, स्कीनर ने थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट पर ही काम किया था। मीन्स कि स्कीनर ने जो थॉर्नडाइक का जो वर्क था उसी को और आगे बढ़ाया। स्कीनर जो है किसी भी टीचिंग एग्जाम में अगर हम बात करें साइकोलॉजी में, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट थे, वो थे हमारे स्कीनर। और स्कीनर को आखिरी बिहेवियरिस्ट भी कहा जा सकता है। और स्कीनर की थ्योरी के दो नाम हैं, एक है ऑपरेंट कंडीशनिंग और दूसरी है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग।
स्कीनर ने थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट पर ही काम करते हुए इसे और आगे बढ़ाया। लॉ ऑफ इफेक्ट मीन्स कि एक काम को करने के बाद हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, जिससे डिसाइड होता है कि वो काम हम दोबारा करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग उसी से जुड़ी हुई है, जिसे हम हिंदी में सक्रिय अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं कि कोई एक्टिवली कौन सा काम कब करेगा। और इनकी जो थ्योरी है दो चीज़ों पर बेस है, पुनर्बलन और पनिशमेंट। पुनर्बलन मीन्स रेनफोर्समेंट। तो ये हमारे स्कीनर। तो मनोविज्ञान के संबंध में स्कीनर की जो परिभाषा है वो है हमारी मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्कीनर किस देश के वैज्ञानिक थे? जापान के, अमेरिका के, इंग्लैंड के, इटली के। तो स्कीनर जिस देश के वैज्ञानिक थे वो हैं अमेरिका के। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? प्लेटो ने, लोविट ने, वुडवर्थ ने, ब्रूनर ने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्नावली के बारे में। तो प्रश्नावली हमारी अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों का एक संरचित समूह होता है, जिसमें सूचनाएं संकलित करने के लिए वैकल्पिक प्रश्नों में कोष्टक तथा लिखित उत्तरों के लिए खाली स्थान उपलब्ध रहता है। इस माध्यम के द्वारा विस्तृत क्षेत्र से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। इसके लिए उत्तरदाता का शिक्षित होना आवश्यक है और साथ ही साथ प्रश्नों का चयन, शब्दावली, प्रश्नों का प्रकार, प्रश्नों की विषय वस्तु और प्रश्नों का क्रम, ये आदि सभी प्रश्नावली की रचना में महत्वपूर्ण होते हैं। और प्रश्नों का क्रम हमेशा सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। केबीसी देखा है ना आपने? तो केबीसी में आप देखते हो ना कि शुरुआत में तो सरल प्रश्न होते हैं, मीन्स कि आसान क्वेश्चंस होते हैं, और बाद में वो कठिन होने लगते हैं। कहीं ना कहीं वो भी तो क्वेश्चनरी है, प्रश्नावली है। तो ये होती है हमारी प्रश्नावली। तो जिसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया वो है हमारे वुडवर्थ ने। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, वुडवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? सामाजिकता का, नैतिकता का, व्यावसायिकता का, भौतिकता का। तो खेलों के माध्यम से बालक में जो गुण विकसित होता है वो हमारा सामाजिकता का। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, सामाजिकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा शास्त्रियों की, मनोवैज्ञानिक निष्कर्षों की, शिक्षा मनोविज्ञान की, उपरोक्त सभी की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में कि हमारी जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है वो हमारी होती क्या है। तो बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है, बाल केंद्रित शिक्षा मीन्स की जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति हमारी वो है बाल केंद्रित, यानी कि ऐसी शिक्षा पद्धति या विधि जो बच्चों को ध्यान में रख के बनाई या अपनाई जाए। और पहले की शिक्षा पद्धति होती थी वो होती थी शिक्षक केंद्रित। और बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति में बच्चों के सर्वांगीण विकास, यानी कि जो ऑलराउंडर जो डेवलपमेंट होता है उनका, चाहे वो सामाजिक विकास हो या नैतिक विकास हो या शारीरिक विकास हो या फिर आर्थिक विकास हो, तो इन सभी पर जोर दिया जाता है, मीन्स ध्यान दिया जाता है। यानी कि शिक्षा में कोई बदलाव आए या कोई नई इम्प्लीमेंट करना पड़े या फिर कई जो कुछ नई चीज़ें होती हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में लाई जाएं, वो सब की सब केंद्रित होंगी, वो होंगी बाल केंद्रित, मीन्स की चाइल्ड सेंटर्ड। और यानी कि बच्चे के इर्द गिर्द, बच्चे के चारों तरफ होगी। मतलब कि उनका मेन मकसद यही होगा कि किससे बच्चों का विकास हो, डेवलपमेंट हो। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत हास्यपरक गतिविधि पर बल दिया जाता है। यानी कि आप खुद देखते हैं कि जब हम कोई काम खुद करके करते हैं ना उस काम को, तो वो अच्छे से कर पाते हैं और लाइफ टाइम हमें याद रहता है। तो ये हमारी बाल केंद्रित शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा जिसकी देन है वो है हमारे शिक्षा मनोविज्ञान की। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, शिक्षा मनोविज्ञान की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं वाटसन, जीन पियाजे व ब्रूनर, कॉलर व कोफा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं वो है हमारे जीन पियाजे व ब्रूनर।
तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीन पियाजे के बारे में। डॉक्टर जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, मीन्स कि वो स्विट्जरलैंड के निवासी थे, इसलिए ये कहलाए स्विस मनोवैज्ञानिक। और इनके अकॉर्डिंग जैसे जैसे बच्चे की आयु जो एज बढ़ती है वैसे वैसे उसका कार्य क्षेत्र भी बढ़ता है और बुद्धि का विकास भी संभव होता है। प्रारंभ में बच्चे के बल सरल संपर्कों को सीख लेता है। बच्चा जो होता है वो सरल संपर्क होते हैं, मीन्स कि जो इजी कॉन्सेप्ट होते हैं उनको सीखता है। और जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता है, उसके एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, उसकी बुद्धि का विकास होता है। यानी कि जैसे जैसे बच्चे की लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग ही साथ साथ बच्चे के अंदर जो उसकी इंटेलिजेंस डेवलपमेंट होती है वो हो जाती है। आयु बढ़ती है और वैसे वैसे बच्चा जटिल संपत्ति यानी कि जो हार्ड कॉन्सेप्ट होते हैं उनको भी सीख लेता है। ये है जीन पियाजे का संज्ञानवादी पद्धति, मीन्स की संज्ञानात्मक सिद्धांत या यूं कह लीजिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट सिद्धांत थ्योरी। और अब बात कर लेते हैं ब्रूनर के बारे में। तो ब्रूनर जो थे संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था इन्होंने भी दिया था। तो जेरोम ब्रूनर अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर नया सिद्धांत दिया था, जो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के विकल्प के रूप में पाया जाता है। और ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का मॉडल प्रस्तुत किया और उनके अकॉर्डिंग यह वह मॉडल है जिसके द्वारा मनुष्य अपने वातावरण मीन्स की जो एनवायरनमेंट होता है उसके साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है। सामंजस्य मीन्स तालमेल और प्रतिनिधित्व जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो प्रतिनिधित्व का ब्रूनर के सिद्धांत में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रतिनिधित्व उन नियमों की व्यवस्था है जिनके द्वारा व्यक्ति अपने अनुभव को भविष्य में आने वाली घटनाओं के लिए संरक्षित करता है। यह व्यक्ति विशेष के लिए उसके संसार का वातावरण का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब कि रिप्रेजेंटेशन करता है। तो ये हमारे ब्रूनर और संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं वो हमारे जीन पियाजे व ब्रूनर। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, जीन पियाजे व ब्रूनर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थ्रोनडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? निश्चित एवं स्पष्ट, अनियमित, आंशिक स्पष्ट, उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थ्रोनडाइक के बारे में। तो एवर्ड थ्रोनडाइक, एवर्ड ली थ्रोनडाइक 31 अगस्त 1874 में इनका जन्म हुआ और 9 अगस्त 1949 में इनकी मृत्यु। ये यूएसए के एक मनोवैज्ञानिक थे और जिन्होंने लगभग अपना पूरा जीवन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शिक्षक महाविद्यालय में बिताया। पशु व्यवहार व सीखने की प्रक्रिया पर उनका कार्य के आधार पर ही आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान की वैज्ञानिक नींव पड़ी। उन्होंने औद्योगिक समस्याओं के समाधान की दिशा में भी कार्य किया, जैसे कर्मचारी परीक्षा एवं प्रशिक्षण। और वे मनोवैज्ञानिक कॉर्पोरेशन के बोर्ड के सदस्य थे तथा अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। और जो थ्रोनडाइक थे, थ्रोनडाइक ने अधिगम का जो लर्निंग का जो सिद्धांत दिया था सबसे पहले इन्होंने दिया था। और जिस थ्रोनडाइक ने जो सिद्धांत दिया था वो कहलाया था प्रयास व त्रुटि सिद्धांत, मीन्स की प्रयास और भूल का सिद्धांत भी जिसे कहते हैं, इंग्लिश में कहें तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी। और इन्होंने इनको जो है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। थ्रोनडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान पर एक किताब लिखी थी और एनिमल इंटेलिजेंस किताब भी इन्होंने ही लिखी थी। तो ये है हमारे थ्रोनडाइक। और थ्रोनडाइक ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत के बारे में बताते हुए कहा था कि जब व्यक्ति कोई काम सीखता है ना तो उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक, मतलब कि उद्दीपक मीन्स स्टिमुलस होता है जो उसे विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक मतलब कि स्टिमुलस और एक विशिष्ट अनुक्रिया मतलब कि रिस्पॉन्स के संबंध स्थापित हो जाता है, मीन्स कि उनके बीच संबंध स्थापित हो जाता है, तो उसे कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। तो ये है हमारे थ्रोनडाइक। तो थ्रोनडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का जो स्वरूप प्रदान किया वो है हमारा निश्चित एवं स्पष्ट। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, निश्चित एवं स्पष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक अध्ययन एवं शिक्षण है। शिक्षा मनोविज्ञान मन का शिक्षित विज्ञान है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कि शिक्षा मनोविज्ञान हमारी आखिर होती क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान मीन्स की जो हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी है, दो शब्दों के योग से बनी है, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। अतः इसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान, यानी कि ऐसे मनोविज्ञान का अध्ययन करना जिसमें हम शिक्षा और मनोविज्ञान को इकट्ठे ले रहे हैं। और शिक्षा के अंदर हम चाहते हैं कि बच्चा जो है उसके व्यवहार में मॉडिफिकेशन मतलब कि चेंजेस हो, जिसे हम परिमार्जन के नाम से जानते हैं। और मनोविज्ञान में हम जो बच्चे के व्यवहार में जो चेंजेस आते हैं उसका अध्ययन करते हैं। तो कहने का मतलब है कि शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों में ही कहीं ना कहीं हम व्यवहार पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। यूँ कह सकते हैं कि व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन, यानी कि जो हम बिहेवियर का जो मॉडिफिकेशन चेंजेस चाह रहे हैं उसके लिए हम व्यवहार मीन्स की बिहेवियर का ही अध्ययन कर रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ अरस्तु से माना जाता है। और आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान को बालक केंद्रित मानता है। बालक केंद्रित मतलब कि चाइल्ड सेंटर्ड मीन्स अगर हम बच्चे के अंदर जो कमी है उस चीज़ को दूर करना चाहते हैं तो हमें एजुकेशन में जो है एजुकेशन जो है हमारी वो बच्चों को ध्यान में रख के मीन्स कि हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देना और प्रायोरिटी देना और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना, मतलब कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए हमें। और जो क्लास होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडिफाई करना, ये होती है हमारी चाइल्ड सेंटर्ड बनाना। तो ये है हमारी शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है वो है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बालक केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया? कोहलर ने, फ्रायड ने, रूसो ने, स्किनर ने। तो बालक केंद्रित शिक्षा के लिए जिस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया वो है हमारे रूसो ने। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिगमंड फ्रायड की अवधारणा है इड, ईगो, सुपर ईगो, उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिगमंड फ्रायड के बारे में। तो सिगमंड फ्रायड का जन्म ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के फ्रीबर्ग शहर में हुआ। 19वीं सदी के आरंभ के कुछ समय पहले मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में विकसित हुआ। इससे पहले मनोविज्ञान को दर्शन के अंतर्गत पढ़ा जाता था। उस वक्त मनोविज्ञान का उद्देश्य वैश्विक मानव की चेतना का विश्लेषण और अध्ययन करना था। फ्रायड ने इस परंपरागत चेतना के मनोविज्ञान का विरोध किया और मनोविश्लेषण संबंधी कई नई संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया, जिस पर हमारा आधुनिक मनोविज्ञान टिका हुआ है। सन 1900 फ्रायड के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वर्ष था। इसी वर्ष उनकी बहुचर्चित पुस्तक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम का प्रकाशन हुआ, जो उनके और उनके रोगियों के स्वप्नों के विश्लेषण के आधार पर लिखी गई थी। इसमें उन्होंने बताया कि सपने हमारी अतृप्त इच्छाओं का प्रतिबिंब होते हैं। अतृप्त इच्छाएं मीन्स की हमारी जो ऐसी फीलिंग्स, इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई उनकी परछाई होते हैं। तो इस पुस्तक ने उन्हें प्रसिद्ध बना दिया और कई समकालीन बुद्धिजीवी और मनोवैज्ञानिक उनकी ओर आकर्षित हुए। इनमें कार्ल जुंग, अल्फ्रेड एडलर, ओटो रैंक और सैंडोर फ्रिक्जेंजी के नाम प्रमुख हैं। तो ये हैं हमारे सिगमंड फ्रायड। तो सिगमंड फ्रायड की अवधारणा है वो है हमारी उपरोक्त सभी, मीन्स की इड, ईगो और सुपर ईगो। अब इड की बात करें हम तो इड मतलब इदम। इसमें व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे कोई इंसान जन्म से ही गुस्सैल है या हंसमुख स्वभाव का होता है या बहुत ज़्यादा बातों नहीं होता या फिर चुप रहने वाला होता है। तो ये होती है हमारी जन्मजात प्रवृत्तियां।
और ये इड है, ये है आत्म सिद्धांत के आधार पर काम करता है। इसमें ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं जिनका मुख्य उद्देश्य सुख प्राप्त करना होता है। जैसे कि मैंने किसी के साथ लड़ाई कर ली हमने, मान लो, और सामने वाले इंसान को कुछ भी बोल दिया जो बोलना था, और बस उसी में हम खुश हो गए। इन सब का अंजाम क्या होगा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, और आसपास के लोग क्या सोचेंगे इसकी भी हम परवाह नहीं करते। तो ये हमारा इड, मतलब कि इदम। नेक्स्ट है हमारा ईगो। ईगो मतलब अहम का संबंध वातावरण की वास्तविकता से होता है। मीन्स की जो रियलिटी होती है हमारी एनवायरनमेंट की, उस पर बेस होता है। जन्म के कुछ टाइम बाद जब नैतिक एवं सामाजिक नियमों के कारण व्यक्ति की सभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती, तो उसमें निराशावादी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। मतलब कि उसके अंदर नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, और उसका परिचय वास्तविकता रियलिटी से होता है। परिणाम स्वरूप उसमें अहम ईगो का विकास हो जाता है। तो ये हमारे सोचने का तार्किक तरीका होता है ईगो, जो परिस्थितियों द्वारा विकसित होता है। अहम को व्यक्तित्व का निर्णय लेने वाला पहलू भी माना गया है। तो ये हमारा ईगो अहम। नेक्स्ट हमारा सुपर ईगो। सुपर ईगो मीन्स परा अहम। बच्चा जैसे जैसे अपने जीवन के विकास क्रम में आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसका जो दायरा होता है वो बढ़ता जाता है, और उसका अपने माता पिता से लगाव जुड़ाव स्थापित हो जाता है। परिणाम स्वरूप वह जानना शुरू कर देता है कि क्या गलत है और क्या सही है, या क्या उचित है या क्या अनुचित है। तो इस प्रकार इसमें सुपर ईगो मीन्स जो परा अहम वो है विकसित हो जाता है, डेवलप हो जाता है। और जो सुपर ईगो है वो आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है। मीन्स कि यह नैतिकता जो मोरलिटी पर होता है वो बेस होता है। ये होता है हमारा सुपर ईगो। तो सिगमंड फ्रायड की अवधारणा है इड, ईगो, सुपर ईगो। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मनोबोध की विधि में किनके मध्य के संबंधों का अध्ययन किया जाता है? उद्दीपन अनुक्रिया, अनुक्रिया उद्दीपन, क्रिया प्रतिक्रिया, उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मनोबोध की विधि के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन और अनुसंधान के लिए सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली विधियों में से मनोबोध की भी एक विधि का नाम है, और इस विधि में भौतिक उद्दीपन के द्वारा मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभावों को मापा जाता है। अर्थात इस विधि के द्वारा भौतिक परिस्थितियों और मनुष्य के व्यवहार के बीच जो संबंध होता है उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये होती है हमारी मनोबोध की विधि। तो मनोबोध की विधि में जिनके मध्य के संबंधों का अध्ययन किया जाता है वो होती है हमारी क्रिया प्रतिक्रिया। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, क्रिया प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आत्म निरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? कक्ष में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, स्वयं की, असाधारण बच्चों की, उपरोक्त सभी की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आत्म निरीक्षण विधि के बारे में। तो आत्म निरीक्षण विधि को अंतर्दर्शन, अंतर्निरीक्षण विधि, इंट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं। स्टाउट के अनुसार अपना मानसिक क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही अंतर्निरीक्षण कहलाता है। वुडवर्थ ने इस विधि को आत्मनिरीक्षण कहा है। इस विधि में व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं आत्मगत होती हैं। आत्मगत होने के कारण आत्मनिरीक्षण या अंतर्दर्शन विधि अधिक उपयोगी होती है, और लॉक के अकॉर्डिंग मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण ही कहलाता है आत्मनिरीक्षण। तो ये होती है हमारी आत्मनिरीक्षण विधि। तो आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा जिन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है वो होता है हमारी, जिनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है वो है हमारी स्वयं की। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, स्वयं की। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।